नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 में आपका स्वागत है। हम जो पिछले वीडियो था उसमें आप पढ़ रहे थे, आपकी जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है भूगोल, उसकी अध्याय संख्या 6 और लेसन का नाम है आपका विनिर्माण। इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे कि वस्तु निर्माण या मिनी निर्माण क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के क्या है, उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, उद्योगों के लिए कौन से स्थान चाहिए, और फिर आपने पढ़ा उद्योगों का वर्गीकरण। आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो करते हैं कि भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें हम करते हैं कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वे कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में अवस्थित हैं, भारत में उनकी स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था में उन उद्योगों का योगदान क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन उद्योगों की जो प्रतिस्पर्धा है वो किस प्रकार की है। तो चलिए इसी प्रकार से देखिए, क्लास 10 अध्याय 6 और आपके पाठ का नाम है विनिर्माण। और यहीं से अपन शुरुआत करते हैं आज की कि कृषि पर आधारित उद्योग। तो आपका टॉपिक का नाम हो जाएगा कृषि पर आधारित उद्योग। तो देखिए, कल हम जो उद्योगों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें आपने पढ़ा कि कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, जूट उद्योग है, कागज उद्योग है, वनस्पति तेल उद्योग है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखिए कि सूती वस्त्र, इसके बाद है पटसन, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र है, पटसन है, रेशम है, ऊनी वस्त्र है, चीनी, और वनस्पति तेल उद्योग। वनस्पति तेल उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। कच्चे माल पर आधारित है। देखिए, आज जो हमारा जो चैप्टर है वो है कृषि पर आधारित उद्योग। तो कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग है, वे कौन कौन से उद्योग हैं जिनको कृषि से कच्चा माल क्या होता है, प्राप्त होता है, और जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि उपलब्ध कराती है उन उद्योगों को हम कृषि पर आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, कपास कृषि से प्राप्त होती है। पटसन उद्योग है, जो पटसन है कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। रेशम भी कृषि से प्राप्त होता है। ऊनी वस्त्रों को ऊन, चीनी वस्त्रों को गन्ना, और वनस्पति तेल उद्योगों को कच्चा माल है वो कृषि से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं वो सूती वस्त्र, पटसन, रेशम,
ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग हैं। अभी इन्हीं उद्योगों में हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम वस्त्र उद्योगों की बात करते हैं। और देखिए कि जो वस्त्र उद्योग है उनमें भी जो सबसे पुराना उद्योग है हमारा, उनमें आता है सूती वस्त्र उद्योग। एक बार उतार लिया होगा आपने, तो कृषि पर आधारित जो उद्योग है उन्हीं में से सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग का। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, तो यह लिख सकते हैं अपन, यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। देखिए कि जो सूती वस्त्र जो उद्योग है ये भारत का सबसे प्राचीन क्या है, उद्योग है। इसके अगर प्रमाणों की बात करते हैं अपन, तो सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमाण है भारत के अंदर, वो सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेद में भी इनके वस्त्र निर्माण का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। और ये सर्वाधिक रोजगार सृजन करता है। देखिए तो इस उद्योग का विस्तार और उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अगर अपन बात करते हैं कि सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। तो देखिए अगर हम सूती वस्त्र उत्पादन की बात करते हैं, तो सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा क्या है, स्थान है। और भारत में सबसे बड़ा रोजगार का जो साधन है, उत्पादन है, वो सूती वस्त्र उद्योग का ही इसमें प्रथम क्या है, स्थान है। तो देखिए इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल, जीके के क्वेश्चन से भी, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में कवासजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की। मुंबई में स्थापित की गई। तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। कि भारत की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है, ये 1854 में कवासजी डाबर द्वारा स्थापित की गई। और प्रथम जो जूट मिल है वो भी ध्यान
1855 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल और 1854 में प्रथम सूती वस्त्र मिल मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित की गई। किनके द्वारा स्थापित की गई थी? कवास जी डाबर के द्वारा। इससे पहले अगर अपन चर्चा करते हैं तो भारत का अगर प्रथम आधुनिक स्वरूप का पहला जो कारखाना है वो 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके प्रयास क्या रहे? विफल रहे। तो 1854 से पहले की अगर बात करें सूती वस्त्र उद्योग का तो आधुनिक जो स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया, लेकिन ऐसे हो रहा। इसके बाद 1854 में कवास जी डाबर द्वारा मुंबई में प्रथम सूती वस्त्र मिल की क्या की गई? स्थापना की गई। इसके बाद की जो अपन चर्चा करते हैं तो देखिए कि पहले भारत में सूती वस्त्र हाथ से कटाई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। भारत में सूती वस्त्र हाथ से व हथकरघा कि पहले भारत में सूती वस्त्र हाथ से वह हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। और 18वीं सदी में विद्युत हथकरघों का प्रचलन हुआ। 18वीं शताब्दी में विद्युत हथकरघों का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। और देखिए औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक काल में हमारे परंपरागत उद्योगों को हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड की मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। क्योंकि भारतीय उद्योग इंग्लैंड से मशीनों से निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। इसके बाद देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ
देखिए भैया कि जो सूती वस्त्र उद्योग है यह भारत का सबसे प्राचीन क्या है उद्योग है। अगर भारत के सबसे प्राचीन उद्योग की बात करें अपन तो वो उद्योग आता है सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। और अगर देश के अंदर उत्पादन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से देखें तो सूती वस्त्र उद्योग का भारत के अंदर प्रथम स्थान है। किस दृष्टि से, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से। और इससे पहले देखिए कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रयास है, आधुनिक स्वरूप का पहला प्रयास 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ, लेकिन वो कारखाना किसी कारणवश विफल रहा। इसके बाद में 1854 में, कब, 1854 में एक उद्योगपति हैं कवास जी डाबर, आज डाबर नाम की कंपनी भी है, आप कल भी अपन बात कर रहे थे डाबर जो उद्योग है, कवास जी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। तो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1854 में कवास जी डाबर द्वारा स्थापित की गई। इससे पहले बात करते हैं कि पहले की बात करते हैं तो प्राचीन काल में सूती वस्त्र हाथ की कटाई से या हथकरघा की बुनाई तकनीकों के द्वारा भारत में बनाए जाते थे। और 18वीं शताब्दी आते आते जो हाथों से बनाए जाने वाले हथकरघा और बुनाई तकनीकी थी, इसकी जगह बिजली से चलने वाले हथकरघे का प्रचलन क्या हो गया, शुरू हो गया। इससे पहले की अगर बात करते हैं अपन कि 1947 से पहले, औपनिवेशिक काल का मतलब होता है 1947 से पहले, यानी जब हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। तो उस समय जब हम औपनिवेशिक थे तो उस समय हमारे जो परंपरागत उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग है या अन्य वस्त्र उद्योग है, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, इनको क्या हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये धंधे चौपट हो गए। कारण क्या था कि भारतीय उद्योग थे वो इंग्लैंड से जो मशीनों से निर्मित जो कपड़े थे, वस्त्र थे, उनसे किसी भी प्रकार से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन नहीं कर पाए। इस कारण भारत में औपनिवेशिक काल में सूती वस्त्र उद्योग को बड़े पैमाने पर क्या हुई, हानि हुई। आप एक बार इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है कौन कौन से क्षेत्रों में विकसित हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी विकसित होने के कारण क्या है, इसके बारे में बड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक बार आप इसको उतारो। उतार लीजिए फटाफट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग है को बढ़ावा कौन कौन से क्षेत्रों में मिला है। देखिए, तो उतार लिया आपने। इसके बाद देखिए, सबसे पहली बात करते हैं अपन नंबर 1 सूती वस्त्र उद्योग में ही। तो सबसे जो पहले नंबर की बात करते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग
प्रारंभिक वर्षों की बात करें, जब शुरुआती वर्षों की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित था। महाराष्ट्र व गुजरात के कपास क्षेत्रों तक ही सीमित था। तक ही सीमित था। तो देखिए कि प्रारंभिक वर्षों की बात करते हैं, जब शुरुआती वर्षों की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक वर्षों में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो महाराष्ट्र और गुजरात के कपास क्षेत्रों तक ही क्या था, सीमित था। इसके पीछे एक कारण है, देखिए यहाँ पर कपास की उपलब्धता यहाँ पर कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, कपास की उपलब्धता, बाजार है, परिवहन है, बंदरगाहें, और नम जलवायु, के कारण स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला। स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला। स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला। देखिए तीस नंबर पर कृषि से निकटता के कारण, कृषि के निकट संबंध के कारण यह उद्योग कई लोगों को आजीविका के, कृषि के निकट संबंध के कारण यह उद्योग कई लोगों को आजीविका प्रदान करता है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कौन कौन से लोगों को ये आजीविका प्रदान करता है और क्या काम देता है। जैसे कपास चुनने वाले, कपास चुनने वाले, गांठ बांधने वाले, गांठ बांधने वाले, कपास चुनने वाले हैं, गांठ बांधने वाले हैं, इसके बाद कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले, कटाई व रंगाई करने वाले, कटाई व रंगाई
बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले, डिजाइन, पैकेट और सिलाई करने वाले लोग, सिलाई करने वाले लोग। सिलाई करने वाले लोग। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपने पढ़ ली है, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। विश्व में भारत का सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में कवासी डाबलगौर मुंबई में स्थापित की गई। प्रारंभिक वर्षों में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो हथकरघों या अपन मान सकते हैं हाथ की कटाई के द्वारा होता था। 18वीं शताब्दी में विद्युत कर गया है। इसके बाद में औपनिवेशिक काल में इस उद्योग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कारण क्या था कि इंग्लैंड की मशीनों से निर्मित जो वस्त्र थे उससे कंपटीशन नहीं कर पाया हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, और ये ठप होने लगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान देना आप सभी तक 2-3 जी के क्वेश्चन से बनेंगे कि सबसे पहले प्रारंभिक वर्षों की बात करते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात के कपास क्षेत्रों तक ही क्या था, सीमित है। इसका एक निश्चित दायरा था कि यह उद्योग उन क्षेत्रों में ही ज्यादा क्या था, स्थापित हुए। तो कहाँ तक हुए, महाराष्ट्र और गुजरात तक ही क्या था, ये सीमित था। और इस उद्योग को सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में ही इस उद्योग को सबसे पहले क्या मिला, बढ़ावा मिला। कारण क्या था, देखिए कि महाराष्ट्र और गुजरात में एक तो इन उद्योगों को कपास उपलब्ध हो जाते थे। अब प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक वर्षों में गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक ही कपास सूती वस्त्र उद्योग सीमित क्यों था, तो वहाँ स्थानीयकरण को किस प्रकार बढ़ावा मिला। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए कि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, बंदरगाहें, नजदीक बंदरगाह भी हैं तो विदेशों को भी हम निर्यात कर सकते हैं माल। नम जलवायु के कारण इस उद्योग को वहाँ के स्थानीयकरण को क्या मिला, बढ़ावा दिया। इसके बाद देखिए, इस उद्योग का कृषि के निकट संबंध के कारण, इस उद्योग का कृषि के निकट क्या है, संबंध है, सबसे नजदीकी के संबंध है। इस कारण यह उद्योग कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, कई लोगों की आजीविका प्रदान करता है, कई लोग इस उद्योग पर ही क्या हैं, आश्रित हैं। वे कौन कौन से लोग हैं जिनको ये उद्योग आजीविका प्रदान करता है, तो जैसे देखिए कपास चुनने वाले लोग, चुनने का मतलब होता है कपास के जो डोडे हैं उनको चुना जाता है, रुई अलग और कपास अलग। इसके बाद में गांठ बांधने वाले लोग हैं, कटाई करने वाले लोग हैं, रंगाई करने वाले लोग हैं, डिजाइन बनाने वाले लोग हैं, पैकेट बनाने वाले लोग हैं, और सिंचाई जो इसकी जो सिलाई थी, सिलाई करने वाले लोगों को ये आजीविका क्या करती है, प्रदान करती है। 2-3 चीज और से बता रहे हैं तो आप लिख भी सकते हो और मैं आपको लिखा भी रहा हूँ, ध्यान देना कि देखिए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र का भारत में प्रथम स्थान है। ध्यान रखना कि सूती वस्त्र उत्पादन में महाराष्ट्र का क्या है, प्रथम स्थान है। और यहाँ देखिए 112 मील है, कितनी मीलें हैं, 112, जिसमें से सबसे ज़्यादा मील कहाँ पे है, मुंबई में है, 54 मील। इस कारण मुंबई को भारत की वस्त्र राजधानी भी कहा जाता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना कि भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को। तो लिखिए, भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है, भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र की राजधानी।
किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मूल देश महाराष्ट्र में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का देश में इस उद्योग की दृष्टि से, कपास उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ 112 मील है, जिसमें से 54 मीलें कहाँ पर हैं? मुंबई में है। इस कारण मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम जानते हैं कि देखिए महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के नजदीक जो मुंबई बंदरगाह है, इस कारण इस क्षेत्र का स्थानीयकरण को क्या मिला? बढ़ावा मिला। तो बंदरगाह इसके नजदीक कौन सा बंदरगाह स्थित है? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंबई पटन बंदरगाह। आप जानते हो बंदरगाह किसे कहते हैं? तो देखिए कि वह स्थान जहाँ पानी के जहाज रुकते हैं और यात्रियों और माल को चढ़ाया और उतारा जाता है, और जहाँ पानी के जहाज ईंधन लेते हैं, उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। जैसे रेल स्टेशन है, रेल रुकती है, बस स्टैंड है जहाँ बस रुकती है, इसी प्रकार जहाँ पानी के जहाज रुकते हैं, सवारियों को लाया और ले जाया जाता है, माल को उतारा चढ़ाया जाता है, और इसके अलावा ईंधन लिया जाता है, उस स्थान को बंदरगाह कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा अपन बात करें गुजरात की, तो गुजरात द्वितीय नंबर पर है, दूसरे स्थान पर है इस उद्योगों की दृष्टि से। और गुजरात का जो अहमदाबाद है, ध्यान रखना, गुजरात के अहमदाबाद को, अहमदाबाद गुजरात में है ना, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ये भी आपकी स्क्रिप्ट में नहीं है, क्योंकि मैं आपको करवा देता हूँ। तो भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। और भारत का पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो ध्यान रखना कि बोस्टन है जो अमेरिका के अंदर है, और वहाँ सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसी कारण से भारत के जो पूर्व का बोस्टन है, वो किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, उतार लिया होगा आपने ये, तो यही चीजें हैं कि प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास से संबंध था। कारण क्या था कि इन क्षेत्रों में कपास की उपलब्धता, बाजार है, परिवहन है, बंदरगाह है। तो गुजरात के पास में कौन सा बंदरगाह आ गया? कांडला बंदरगाह। और महाराष्ट्र के पास में कौन सा बंदरगाह था? मुंबई बंदरगाह। इन कारणों, जलवायु के कारण यहाँ इस उद्योग को बढ़ावा मिला। कृषि के इस उद्योग के निकट संबंध है, जिस कारण यह उद्योग कई लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कपास चुनने वाले हैं, गांठ बनाने वाले हैं, कटाई रंगाई करने वाले लोग हैं, डिजाइन पैकेट करने वाले लोग हैं, सिलाई करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को यह रोजगार क्या कराता है? उपलब्ध करवाता है। इसके बाद देखिए, जो नंबर 3 है, करीबियों का सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई और अहमदाबाद को पूर्व का क्या कहा जाता है? बोस्टन कहा जाता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो वो भी महाराष्ट्र मुंबई को कहा जाता है, ध्यान रखना। तो मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड के अंदर है, और सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर वहां उत्पादन होता है। इसी कारण भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? मुंबई में होता है। इस कारण मुंबई को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, जो सूती वस्त्र उद्योग की पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें जो 3 नंबर है उसमें अपन पढ़ते हैं। देखिए, इस उद्योग के कारण, यानी सूती वस्त्र उद्योग के कारण सूती वस्त्र उद्योग के कारण कि सूती
सूती वस्त्र उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर रसायन रंजक मिल स्टोर रसायन रंजक मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री इंजीनियरिंग पैकेजिंग सामग्री इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। उद्योग की मांग बढ़ती है। इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है और इन उद्योगों का विकास होता है। इन उद्योगों का क्या होता है? विकास होता है। इसके बाद देखिए जो 3 नंबर है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है इसके कारण सूती वस्त्र उद्योग के कारण रसायन रंजक मिल स्टोर, आगे है पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की डिमांड होती है, मांग बढ़ती है और इन उद्योगों का क्या होता है? विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि रोजगार का जो साधन तो है ही, इसके अलावा ये अन्य उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के कारण कौन कौन से उद्योगों का विकास होता है या कौन कौन से उद्योगों की मांग बढ़ती है? तो 3 उद्योग आ गए। कौन कौन से? रसायन रंजक मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की डिमांड होती है। इस उद्योग के कारण, कौन से उद्योग के कारण? सूती वस्त्र उद्योग के कारण। इसके बाद देखिए इसके अलावा देखिए नंबर 4 कटाई, जो सूत को काटने की कटाई का कार्य महाराष्ट्र इसकी जो कटाई का जो कार्य है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। गुजरात, तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में केंद्रित है। केंद्रित है। अब देखिए सूती, रेशम, जरी, कासीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। देखिए लेकिन अगर बात करते हैं हाथ की, लेकिन सूती, रेशम, इसके बाद है जो जरी कसीदाकारी, जरी कसीदाकारी
जरी कसीदाकारी, जिसमें कसीदा नई डिजाइन बनाया जाता है, में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए आदि में सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई के परंपरागत कौशल देने के लिए, कौशल और डिजाइन देने के लिए कौशल डिजाइन देने के लिए बुनाई देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है, अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। इसके बाद देखिए नंबर 5, देखिए कि भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। तो देखिए भारत में कताई उत्पादन, भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग की जो कताई है इसका उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता है, लेकिन बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है और ये बुनाई का कार्य हथकरघों और विद्युत करघों में मिलों में होता है। तो एक बार आप यहाँ उतारो इसको। इस सूती वस्त्र उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल स्टोर, पैकेजिंग सामग्री, इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, इन उद्योगों का क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो कताई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रीकृत है। सूती, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक क्या है, विकेंद्रीकृत है। इसका हम देखिए भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला होता है, इसलिए ज़्यादातर जो वस्त्र की जो बुनाई का कार्य है वो विद्युत हथकरघों या मिलों के द्वारा किया जाता है। तो एक बार आप इसको उतारो, उसके बाद मैं तो फटाफट इसको उतारो, उसके बाद में और पढ़ाई आपको उतार लिया होगा आपने। इसके बाद देखिए
पर है भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। सूत का निर्यात करता है। भारत जापान को सूत का क्या करता है? निर्यात करता है। और भारत में बने सूती वस्त्र के आयातक देश कि भारत में सूती वस्त्र के आयातक देश अमेरिका है, यूएसए, इसके बाद है इंग्लैंड, रूस, है, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, और अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका के क्या हैं? तो देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत जापान को सूत का क्या करता है? निर्यात करता है। भारत जापान को सूत का क्या करता है? निर्यात करता है। और भारत में जो सूती वस्त्र आयातक देश है, भारत में सूती वस्त्र आयातक देश कौन कौन से हैं जहाँ से सूती वस्त्र का आयात किया जाता है भारत में? तो यूएसए। तो यूएसए का पूरा नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लैंड है, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर और श्रीलंका, अफ्रीका। यहाँ से भारत में सूती वस्त्र का आयात किया जाता है। और सूत का निर्यात किसे किया जाता है? जापान। इसके बाद में देखिए कि अगर कारखानों की बात करते हैं तो देखिए कि ये भी आप इसमें लिख सकते हो 8 नंबर पर कि 1861 में भारत में 12 मिलें थी सूती वस्त्र की। 12 मिली थी। तो 1861 तक की बात करते हैं तो भारत में सूती वस्त्र की कितनी मिलें थी? 12। और आज़ादी के समय देखिए 417 मिले। 1947 में 417 मिली।
1947 में कितनी मीलें थी? 417 मील। और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 2000 से अधिक है। वर्तमान में 2000 से अधिक मीलें हैं। मीलें हैं जिसमें लगभग 40 लाख लोग काम करते हैं, जिसमें 40 लाख लोग काम करते हैं। तो देखिए, अगर अपन मीलों की बात करते हैं, उद्योग धंधों की स्थितियों की बात करते हैं, तो जब हमारा देश की आज़ादी से पहले भारत में सूती वस्त्र की केवल 12 मील थी। कितनी मीलें थी भारत में? केवल 12 मील। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश में कुल 417 मील थी और लगभग इन मीलों में 3 लाख लोग क्या करते थे? काम करते थे। वर्तमान में 2000 से अधिक क्या हैं? मीलें हैं, जिसमें 40 लाख लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक कारण और है। तो देखिए, और भी कई चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ आपको कि सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी क्या है? महत्वपूर्ण है। कि सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की जो भागीदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। सूती रेशे का जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1/4 क्या है? भाग है। लेकिन हमारे जो कताई कारखाने हैं वो इस विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, तो हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम भी हैं। लेकिन बुनाई और कताई का जो प्रकरण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धातुओं का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ बड़े आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर जो छोटी छोटी जो बिखरी हुई जो इकाइयां हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने में ही किया जाता है, यह उद्योग में एक बड़ी क्या है? कमी है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में बहुत सी कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जब परिधान निर्माताओं को कपड़ा का आयात करना पड़ता है। तो यही कारण है। अब कई बार हम बता सकते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग के जो कमियां हैं, सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं तो देखिए, अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सूती वस्त्र उद्योग के समस्याएं। या हम कह सकते हैं कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए कि देखिए, एक तो है नंबर 1 निम्न श्रेणी का कच्चा माल।
निम्न श्रेणी का कच्चा माल दूसरी जो चुनौतियां हैं, पहला तो कौन सा है, निम्न श्रेणी का कच्चा माल। इसके बाद देखिए दूसरा है पुरानी मशीनें व पुराने कारखाने। पुरानी मशीनें, पुराने कारखाने। तीसरा है कि सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष जो चुनौती है उसी में ही आती है कि कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पादन से ज़्यादा लागत की जैसी समस्याएं हैं कि कृत्रिम रेशे से ज़्यादा कीमत, कृत्रिम रेशे से ज़्यादा कीमत। तो ये कारण है। इसके बाद देखिए कपास की कमी, तो सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष कई प्रकार की क्या है, चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आ रही है कि निम्न श्रेणी का क्या है, कच्चा माल है। दूसरा है पुरानी मशीनें, पुराने कारखाने। तीसरा है जो कृत्रिम रेशे से ज़्यादा कीमत है, कि सूती वस्त्र की जो कीमत है वो कृत्रिम रेशा जैसे नायलॉन है, टेरिकोट है, पॉलिस्टर वगैरह है, ये सस्ते होते हैं जो आप पहनते हो। कि एक मान लो आप सूती वस्त्र पहनोगे तो वो ड्रेस लगभग आपकी 1500 या 2000 रुपये में आएगी, 3000 रुपये तक। और ये आप 600-700 रुपये में आप टेरिकोट है, पॉलिस्टर है, नायलॉन है, जो कृत्रिम रेशे हैं ये सस्ते होते हैं। और सूती वस्त्र का जो रेशा होता है वो कैसा होता है, महंगा होता है, तो लोग उसको कम खरीदते हैं। तो कृत्रिम रेशे से ज़्यादा क्या है, इसकी कीमत है। और आजकल जो कपास वर्षा की कमी हो गई, वैसे ही मानसून की अनिश्चितता है, जिस कारण कपास की क्या हो गई है, कमी हो गई है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो क्या चाहिए, कपास ही चाहिए। तो ये कई प्रकार की क्या है, समस्याएं हैं सूती वस्त्र उद्योग के समक्ष। इसके बाद में भैया जी जो हम कल पढ़ेंगे अपन, आप एक बार इसको उतार लीजिए साथ ही साथ में। आज जो सूती वस्त्र के बाद में जो अपन कल इसी जो भारत के कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं इनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे पटसन उद्योग, जो भी एक कृषि पर आधारित क्या है, उद्योग है, जिसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसको उतारो कि सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें, पुराने कारखाने, कृत्रिम रेशे से ज़्यादा कीमत या कृत्रिम रेशे का सस्ता होना, और सूती वस्त्र उद्योग रेशे का महंगा होना, और वर्षा की अनिश्चितता के कारण, आज वर्षा की कमी के कारण कपास की क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। जब कपास की कमी रहेगी तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो कहाँ से उपलब्ध होगा, कृषि से तो प्राप्त होता है। कृषि होगी तो उद्योग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और जो कल मैंने वीडियो डाला था उसको काफ़ी कम बच्चे देख रहे हैं, तो आप रेगुलरिटी बनाओ। मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ कि लगभग आपकी जो ग्रुप है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बताई जा रही है, ताकि आने वाले भविष्य में आपके जो कंपटीशन होंगे, जो जीके होगी, वो भी आपकी बनती जा रही है। 2-3-4 क्वेश्चन में हमेशा आपको लिखाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। धन्यवाद।